आप सभी बुद्धिजीवियों को मेरा नमस्कार। डैश पर बैठे हुए जिसको अभी आपने बड़े थोड़े शब्दों में और बड़े सार्थक शब्दों में सुना, प्रोफेसर के अग्रवाल जी, ये कोई बड़ी जिम्मेदारी भारत सरकार ने दिया है। राज्यसभा में ज्वाइंट सेक्रेटरी तथा AICTI में सलाहकार डॉक्टर राव प्रसाद दास जी, डॉक्टर शुभजीत जगदेव जो संस्थापक हैं, CEO हैं इंडियन स्कूल फाउंडेशन के, देश भर से सभी आए हुए विभिन्न विश्वविद्यालयों से जुड़े हुए कुलपति, प्रधानाचार्य, निदेशकगण, मानव संसाधन और कॉर्पोरेट लीडर्स, मीडिया से जुड़े हुए लोगों, इंडियन स्कूल फाउंडेशन से जुड़े हुए सभी मित्रों, मुझे प्रसन्नता है कि कुछ क्षणों के लिए आपके बीच चल गए हैं। और अभी मैं राघवदास को भी सुन रहा था। ये अलग का विषय है कि राज्यसभा में इतने दिनों तक रहने के बावजूद भी ये मुझसे कटे कटे रहे, नजदीक नहीं है। एक अभी अग्रवाल साहब ने एक बड़ा अच्छा नाम, हमारे मित्र भी हैं, छोटे भाई भी हैं, महेश वर्मा। कभी कभी आप लोगों ने उनको टीवी पर भी देखा होगा, डिबेट करते हुए देखा होगा। बहुत अच्छा नॉलेज रखने वाले हैं। मैं सबसे पहले तो शुभजीत जी से एक बात कहना चाहूंगा। और शायद वो हो सकता है सभी के लिए हो। एनजीओ के रूप में काम करना और एनजीओ के रूप में काम करते हुए इस काम को लोगों को बताना, ये दोनों थोड़ी अलग अलग बातें होती हैं। ऐसे गवर्नर कोई रहेगा, आप चाहेंगे कि आपके बीच में आए, लेकिन मेरा एक आग्रह होगा कि कभी कभी इस फंक्शन के बाद भी, इस समिट के बाद भी आपने क्या किया, अगर इसकी एक थोड़ी रिपोर्ट उस आए हुए व्यक्ति को भेज दोगे तो मैं समझता हूं कि उसके लिए भी उपयुक्त होगा और समाज के लिए भी उपयुक्त होगा। मैं कई समिट में गया, कई जगहों पर गया, जाता तो हूं, स्पीच लेकर के चला आता हूं, लेकिन आने के बाद फिर वही लोग जो लेकर के आते हैं वही मुझे नहीं याद करते। हाँ, किसी और समिट पे अगर आना हो, मिल जाते हैं तो जरूर हम वहां मिले थे ये कहते हैं। इस तरह कि उनका फोकस फंक्शन पर होता है। मैं महसूस करता हूं कि हमारा फोकस वर्क पर होना चाहिए। मैं अपने सेक्रेटरी को एक कहा हूं
कि हिमाचल प्रदेश में जितने भी एनजीओ जिस सेक्टर में काम कर रहे हैं उसकी मुझे सूची चाहिए। और मैं ये जानना चाहता हूं कि चाहे स्टेट गवर्नमेंट से, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो भी पैसे उन एनजीओ को समाज में काम करने के लिए दिए जा रहे हैं, क्या वो काम हो रहा है? और अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है? ये मुझे हिमाचल सदन में मिले थे। मैं इस कार्यक्रम में तब तक अपनी सहमति नहीं दिया था जब तक हमारा और इनका शॉर्ट डिस्कशन हिमाचल सदन में नहीं हुआ था। इन्होंने अपनी बातों को बताया कि किस तरह से कर रहा हूँ। मुझे लगा कि नहीं, मुझे जाना चाहिए, इस नाते में आया। देखिए, ये अभी जब अग्रवाल साहब बोल रहे थे तो बड़ी अच्छी बात, और उस बात के संदर्भ में मैं ये कहूं कि मैं संघ का स्वयंसेवक हूं। खुली तौर पर इस बात को कह रहा हूं कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूं, भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं हूं। था गवर्नर होने के बाद उससे त्याग पत्र देना पड़ा, इस नाते उसका सदस्य नहीं, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ। और उसकी गीत एक है, उस गीत की प्रथम लाइन है, पुरानी नींव नया निर्माण, जो अग्रवाल साहब कह रहे थे। मैं इस नाते इस बात को कह रहा हूं कि राघोदास जी ने एआई को बहुत अच्छी तरह से परिभाषित किया, लेकिन एक बात हमको बताइए, इसमें बैठे हुए सभी लोगों के पास मेरे ख्याल से मोबाइल तो होगा ना, और इसमें बैठे हुए सभी लोग तो नहीं, लेकिन अधिकांश लोग ऐसे होंगे जो लैंडलाइन से भी फोन किए होंगे। और जब आप लैंडलाइन से फोन करते रहे तो मुझे लगता है कि अगर दिन में 15 फोन करते रहे होंगे तो 10 फोन के नंबर आपको देखना नहीं पड़ता रहा होगा, याद रहता होगा। आज आपके अपने मोबाइल में फीड हुए आपके परिवारीजन के मोबाइल नंबर याद है क्या? यही अंतर है पुरानी नींव नया निर्माण में। हम अपना पुराना भूल रहे हैं। एआई नया नया आया है, एआई में डाटा फीड कौन करेगा? एक बात बताओ, आज एडवोकेट भी एआई का उपयोग कर रहा है, लेकिन मैं बहुत अच्छी तरह से इस बात को कहना चाहता हूं कि एआई का जितना भी उपयोग करना चाहो करो, लेकिन जो वो स्क्रिप्ट देता है उसमें कहीं कहीं अपने भी एजुकेशन का उपयोग करना चाहिए। वो तो एक स्किल हो गया, एआई तो एक स्किल हो गया। एजुकेशन और स्किल दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों की बातों को ध्यान से देख लेना चाहिए और उसके बाद पढ़ना चाहिए। आवश्यक यह होता है कि जो एआई ने दिया है वो तो आप एक बार उसको लिख करके दे दो कि मुझे ये चाहिए, तो इतना बड़ा आपको दे देगा। और अगर उसी उतने बड़े को लेकर के आप चले गए तो देखो फंसने का भी है, क्योंकि एआई
राघव जी जैसे अभी कह रहे थे ना, उत्तराखंड इत्यादि की बात वो कर रहे थे, अब तो प्रेडिक्शन भी गलत हो रहा है भाई। इतने बादल कहां फट रहे थे? मौसम विज्ञानी जो जो बात कहे उस सारे को प्रकृति ने खत्म कर दिया। तो हमें अपने विचारों को हमेशा अपने दिमाग में जो है उससे और उससे दोनों से सामने बैठा करके चलने की आवश्यकता है, तभी हम भारत को विकसित भारत बना सकने की स्थिति में खड़े हो पाएंगे। मैं भी लिख करके लाया था, वो पढ़ सकता था, लेकिन मैं पढ़ नहीं रहा। मैं इस तरह आप लोगों के बीच में अपनी बातों को रख रहा हूं। आप लोगों में से कितने अधिकांश लोग नहीं जानते होंगे, कुछ लोग जानते होंगे। नचिकेता का नाम जानते हैं क्या? नचिकेता का नाम जानते हैं ना? कठोपनिषद में यमराज का और नचिकेता का संवाद है। एक बच्चा, 8 साल का बच्चा अपने पिता को देखता हुआ दान देते हुए, तो वो देख रहा था गौओं का दान दे रहे हैं। तो जब वो मंत्र के साथ दान देते थे तो वो कहता था, पिताजी ये क्यों कर रहे हैं? बार बार कहते हुए उनका क्यों ऐसा कह रहे हो? उन्होंने कहा कि बिना दूध की गाय दे करके क्या करोगे? दूध देने वाली गाय देते तब तो उसका फायदा होता। वो झुझला गए, क्या चाहते हो? मतलब उसने ये देखा कि इस दान का कोई अर्थ नहीं है। उसने ये पूछा, मुझे किसको दान दे रहे हैं? उन्होंने कहा, तुमको यमराज को दे रहे हैं। अपने बच्चे को पिता जिस बच्चे को बहुत प्यार करता है, झुझला करके कहता है तुमको यमराज को दे रहा हूं, और वो चल देता है यमराज को ढूंढने के लिए, और यमराज को पाता है। तो वह वही सवाल करता है जो एक दिन रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद जब उनके पास गए थे कि मेरा परिवार बहुत कष्ट में है, भूखा है, सब कुछ है, तो आप बताओ कि मैं कैसे अपने परिवार का पालन पोषण करूं। तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं बताऊंगा, तुम माँ के पास जाओ। काली जी के पास, माता काली के पास भेज दिया। और जब वहां गए, उनका बस उनसे मांग लो, सब कुछ दे देंगे। तो वो गए, तो पहली बार जब गए तो लौट करके आए तो पूछा, मांगे? कह नहीं। जब वहां गए तो भूल गए। क्या दोबारा जाओ? तीसरी बार भी जब गए तो झुझला करके लौट करके आए। उन्होंने कहा, क्या मांगा? वे नहीं पूछे कि मांगे, उन्होंने क्या मांगा? उन्होंने कहा कि माँ, परिवार के लिए तो कुछ नहीं मांगा, मैंने तो माता से कहा कि मुझे ज्ञान दो, वैराग्य दो। देखिए, मुझे लगता है कि इस देश को आप ही विकसित भारत बना सकते हो, लेकिन आपके अंदर वैराग्य का भाव होना चाहिए। राम अगर अपना अधिकार मांगते तो किसी की हिम्मत नहीं थी, अधिकांश जनता राम के साथ थी। राम को राजगद्दी मिल गई होती, लेकिन राम अगर अधिकार अपना मांगे होते तो राजा बन गए होते, राम नहीं बन पाए होते।
इस नाते मुझे लगता है कि हम सभी लोगों को इस बात पर निश्चित रूप से विचार करना चाहिए। तो डिस्कशन आप लोग कर रहे हो, मैं तो आया हूं एक चीफ गेस्ट के तौर पे, लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगा कि आपके इस पूरे डिस्कशन को शॉर्ट फॉर्म में अगर सुभाजीत जी मुझे उपलब्ध कराएंगे तो मैं भी अपने ज्ञान का थोड़ा वर्धन कर सकूंगा, जानूंगा कि इससे मैं क्या सीख सकता हूं। सबका तो आएगा, आज नहीं, एक सप्ताह बाद दे दीजिएगा, 10 दिन बाद दे दीजिएगा, 15 दिन बाद दीजिएगा जरूर। तो आप जिस एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहे हैं उसके एजुकेशन मिनिस्टर भाई जो मेरे छोटे भाई की तरफ से, हम जिस संगठन में काम किया करते थे उस समय हम नेता हुआ करते थे, वो कार्यकर्ता हुआ करते थे, और बड़े अच्छे तौर पर उनका व्यवहार बहुत अच्छा है, नम्रता सब कुछ है। मैं जब उत्तर प्रदेश में सबसे पहले बार मंत्री बना तो मुझे सौभाग्य से एजुकेशन ही मिला, और वो भी एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन मिला। तब 3 मंत्री थे, बेसिक एजुकेशन में इंटरमीडिएट एजुकेशन का राजनाथ सिंह जी, और हायर एजुकेशन के नरेंद्र कुमार सिंह गौड़ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। बड़ा तालमेल था हम लोगों का। तो हम लोगों को निश्चित रूप से, विशेष करके मैं अग्रवाल साहब से इस बात को कहना चाहूंगा कि बड़ी अच्छी बात उन्होंने कहा, ऐसा जोड़ा कि मैं समझता हूं कि केवल एआई को ही लेकर के चलने में गड़बड़ है। इस नाते एआई से जितना हम फायदा उठाए, हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि एआई का जमाना है, सचमुच जमाना है, आगे कुछ और आएगा। वैसे एक और है, एआई को जिसने तैयार कर दिया वो भी बाद में बैठ करके रो रहा था कि इसका हश्र क्या होगा, अब मैं भी नहीं जान रहा हूं। कहा कि नहीं कहा हश्र क्या होगा, क्योंकि हम लोग तो कामिक पढ़े हैं, अब तो बच्चे कामिक नहीं कुछ और पढ़ते हैं, हम लोग कामिक पढ़े हैं, और उस कामिक में उस समय जब सुपर कंप्यूटर का नाम कहीं नाम वैज्ञानिकों के द्वारा भी नहीं था, तो भी रचनाकारों ने सुपर कंप्यूटर बनाया था, और वो सुपर कंप्यूटर एक आतताई की तरह पूरे विश्व को अपने कब्जे में ले रहा था, यहाँ तक कि अपने बनाने वालों को भी मारने को जब वो हो गया तब वो भाग करके किसी तरह से जाता है और फिर आविष्कार कर करके उस सुपर कंप्यूटर को खत्म करने का काम करता है, और तब हाथ जोड़ करके कहता है इस नाते में बड़े सावधानी से काम करने की जरूरत है। हम मनुष्य हैं, कुछ तुरंत आ जाने के बाद उसके पीछे दौड़ने की अपेक्षा उस पर हमें शोध करने की जरूरत है, उस पर हमें शोध करने की जरूरत है। और कोर्ट के पास एक व्यक्ति गया और उसने ये पूछा कि सर आप ये बताइए कि ये आप अपने यहाँ सबसे अधिक, आपके यहाँ सबसे अधिक तनख्वाह पाने वाला कौन व्यक्ति है? तो चलने लगे, उन्होंने कहा अच्छा चलो, गए केबिन के पास गए तो देख जरा सा खोले, तब तक वो देखे एक व्यक्ति हैट लगाए हुए ऐसे लेटे हुए है। तो उसने कहा हेलो मिस्टर हेनरी, पूरा नाम हेनरी फोर्ड, उसने कहा हेलो मिस्टर हेनरी। तो हेनरी ने कहा कि यूर वेल, उसने कहा ऑल इज वेल, और चला गया। तो उसने कहा साहब आपने बताया तो नहीं कि कौन है? उसने कहा वही तो था जो लेटा हुआ था। मतलब उसको जो है आप, और इतनी स्किल है उसको कोई ध्यान नहीं दे रहा है, उस पर दे रहा है। कहते
देखो भाई, मैंने उसको इस नाते रखा है कि वह दिन भर वहीं रहता है और बैठ कर के सोचता रहता है। उसके सोचे हुए विचार से ही मेरे इस इंडस्ट्री की प्रगति चल रही है। उसके विचार के आधार पर ही मैं इंडस्ट्री चला रहा हूँ। इस नाते उसे सोता छोड़ दिया हूँ, लेकिन तनख्वाह सबसे लेके काम करता हूँ। विचार प्रमुख चीज है, विचार। और उसी विचार का एक पार्ट है एआई। कहीं न कहीं उसी से उत्पन्न हुआ है। इस नाते हमको अपने विचार के तंत्र को किसी भी स्थिति में छोड़ना नहीं चाहिए। इस स्किल को गति देता है एजुकेशन, और एजुकेशन को बढ़ाने का काम करता है स्किल। इस नाते जब तक दोनों को जोड़ करके नहीं चलेंगे, तब तक पूरी की पूरी एजुकेशन के द्वारा जो मानवता की रक्षा होती है हम नहीं कर पाएंगे। स्किल बनाता चला जाएगा, लोगों को उभारता चला जाएगा। एजुकेशन उसको प्रत्येक दिन खुराक देता चलेगा। खुराक बिना पाए न स्किल बढ़ सकता है, न स्किल समाज को आगे बढ़ा सकता है। इस नाते अगर भारत को विकास देना है तो हमें अपनी बुद्धि का भी प्रयोग करना है और कृत्रिम मेधा का भी प्रयोग करना है। यह कृत्रिम मेधा तब तक है जब तक हमारी बुद्धि है। यह कृत्रिम मेधा उसी दिन मर जाएगा जिस दिन हमारी बुद्धि खत्म हो जाएगी। तो कृपा करके हम सब लोग अपने बुद्धि को निश्चित रूप से सुरक्षित रखें। ऐसा न करें कि लैंडलाइन की तरह मोबाइल का समय आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच।